देवियों और सज्जनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनबोध पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं भूपनाथ शुक्ल आज आप सभी का इस चैनल पर सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करूं, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो और ये हाईलाइट होने के लिए सब करना चाहता है, नेतागिरी कर रहा है। तो हमने कहा देखिए, मैं अब आप लोग के साथ इस तरह की अगर सरकारें चल रही हैं तो हमें काम ही नहीं करना है। फिर मैंने दूसरा रेजिग्नेशन 10 दिन बाद भेज दिया कि आप जैसे चाहो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अब आप लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है। इस तरह से। लेकिन ये बताइए कि मुख्तार अंसारी का एलएमजी में क्या सीधा कनेक्शन था? जब आपको घटनाएं क्या होगी, लखनऊ में कैंट थाने में ही कृष्णानंद तब जीवित थे और मुख्तार के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी। ये 2003 की ही बात है। और उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोग इन दोनों पर वॉच करिए, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और वॉच करने के दौरान ही इन लोगों को मैंने पकड़ा और पूरे रिकॉर्डिंग में मुख्तार अपने आदमी के थ्रू, सेना के भगोड़ा जो था बाबूलाल यादव, जिसने लाइट मशीन गन चुरा के भगा था, उससे बात कर रहा था। और 1 करोड़ में सौदा लगभग इन लोग का पक्का हो गया था। और उसके पीछे खास वजह ये थी कि बोल रहा था मुख्तार कि हमको किसी भी कीमत पर एलएमजी चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो सिंपल राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ है, तो एलएमजी उसको भेज देती। तो कहा ये एलएमजी हमको ज़रूर चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी को भेज देगी और उसमें हम कृष्णानंद को मार देंगे। और ये सब रिकॉर्डिंग में है चीज़ें। तो पूरा उसमें केस डायरी में भी फिर लिखा गया इसको। लेकिन पोटा लगने के बाद जब पोटा हटा दिया मुलायम सिंह ने, सैंक्शन नहीं दिया, तो बाद में फिर मुख्तार का बयान ये दर्ज कराया गया कि नहीं, हम लोग तो इसको पकड़वाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई पकड़वाने के लिए कोई इस तरह की बातें करता है? वो तो सिंपल पूरा सीधे मांग रहा था कि हमको किसी कीमत पर चाहिए, हमें मारना है इनको। ये सब दर्ज है उसमें। आप बोलने का टोन देख लीजिए, लहजा देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए। खैर, गवर्नमेंट थी, नहीं दिया अपना पोटा तो वापस करके और सिंपल आर्म्स एक्ट दिखा दिया, उसमें मुख्तार बच गए। तो ये उस दिन क्या हुआ था? क्या सारे अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई हो गई थी और आप लोग किस तरीके से प्रताड़ित किए गए? क्या आज भी लोग इसकी प्रताड़ना झेल रहे हैं? जी, आपको समझिए इसकी गंभीरता कि मुलायम सिंह कितना नाराज थे। रातों रात बनारस रेंज जोन के जो आईजी थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र हुआ, एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफ़र रात में ही हो गया। 25/26 की रात मैंने पकड़ा और 26 को शाम तक ये हाईलाइट हुआ और 26/27 की रात में इन लोगों को रात में ही हटा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीरता से इन लोगों ने लिया था कि किसी भी कीमत पर हमको ये केस ख़त्म करना है। और उसके बाद डायरेक्ट इसमें तो हमको नहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे बाद में इस दूसरे केसों में जेल भेजा गया। सिंपल मैं लड़कों के लिए बात करने गया था डीएम ऑफिस, और ये दिखाया गया कि डीएम ऑफिस कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि जो अजय चतुर्वेदी मेरा इंस्पेक्टर था, उसको मैंने भेजा था कि इसको दर्ज कराओ वादी के रूप में मेरा, उसको जांच उस समय बैठाए थे और अभी तक जांच चल रही थी। जब रिटायर हो गया तो अभी 10 दिन पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये माननीय योगी जी से, मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा कि देखा जाए कि इस तरह के अधिकारी अभी भी बैठे हैं जिनकी मानसिकता एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने की है, और अभी तक हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपकी टीम के सदस्य पर इस सरकार में भी जांच बैठाई गई है या इस सरकार में भी उन पर कार्रवाई की गई? जांच इस सरकार में नहीं बैठाई गई, पुराना केस खोल के। और वो अधिकारी उस मानसिकता के उन लोगों के पार्टी वाले हैं। ईओडब्ल्यू में शायद वो जांच थी या एंटी करप्शन में थी, वहाँ से फिर अभी तक उसको चलता रहा कि नहीं इनकी जांच, मतलब 17-18 साल बीत गए, 17 साल, और जांच कहीं ना कहीं पेंडिंग रही। जबकि वो जांच में कई बार आया कि नहीं, इन लोग दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर वापस कर करके उन अधिकारियों ने, और अभी जाके एफआईआर 10 दिन पहले दर्ज हुई है। इस सरकार में एफआईआर दर्ज? इस सरकार में हो गई दर्ज। तो मैंने अपील कर रहा हूँ आप लोग के माध्यम से कि माननीय योगी जी देख लें कि किस तरह के अधिकारी अभी भी बैठे हुए हैं और अच्छा काम करने का ये इनाम मिल रहा है। वो अधिकारी बहुत परेशान है, कह रहा है साहब मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, अब मैं चलूँ गिरफ्तारी दूँ, जेल काटूँ इस उम्र में, जबकि अच्छा कार्य मैंने किया। तो ये बताइए कि आपके साथ ये जो जितनी प्रताड़ना हुई, क्या इस वजह से आपने नौकरी छोड़ दी? आप उसको नहीं लड़ पाए, सिस्टम से आप नहीं लड़ पाए, पॉलिटिकल जो व्यवस्था थी उससे आप नहीं लड़ पाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सिस्टम से एक अकेला अधिकारी नहीं लड़ सकता है।
मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि इतना इन लोगों ने प्लानिंग की है कि आपको ये कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, बॉर्डर पुलिस में खासकर बात आ रही थी, जहां आपका गनर ही उनका आदमी रहेगा और मारेगा क्रॉस फायरिंग में। तो इन लोग इस लेवल तक जा सकते थे। और सही बात है, आप एक अधिकारी हैं तो आपको कहीं ट्रांसफ़र करके कहीं भेज दिया जाएगा, आप मजबूर हैं जाने के लिए। तो इन लोग किसी भी तरह से चाहते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि उस समय लिखा था अपने रेजिग्नेशन में कि राजनीति का अपराधीकरण इतना हो गया कि अब अपराधी बैठ के डिसीजन ले रहे हैं और ये तो खाली मुहर लगा रहे हैं नेता लोग। तो ऐसे समय में कोई भी कैसे ईमानदारी से काम करेगा? तो बात इसकी थी। और आज की सरकार से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे अधिकारी लोग जो बैठे हैं इन पर एक्शन लिया जाए। हम लोग का कीमती समय बर्बाद हुआ। आप 17 साल मेरा और मेरा परिवार के कष्ट में रहा, यह हम जानते हैं, या हमारे साथ के टीम के लोग परेशान हो रहे हैं वो जानते हैं। तो आपने सिर्फ इस केस की वजह से नौकरी छोड़ी, और आप पर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो क्या था? सिर्फ इस केस की वजह से आपने नौकरी छोड़ी? बिल्कुल, इसी केस मैंने तो लिखा था कि मैं किस तरह से जान पर खेल के रिकवरी मैंने की इस लाइट मशीन गन की। कोई जाने को तैयार नहीं था अधिकारी कि लाइट मशीन गन है, पता नहीं कितना फायर एक साथ झोंकेगी, 500 फायर 1 मिनट में निकलेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। और हमारी टीम ने जान पे खेल के रिकवर किया। और उसके बाद इस तरह से हो रहा है कि आप लोग केस वापस करो, नहीं तो आप लोग को जेल में डाल देंगे, तमाम धमकियां। तो कोई कैसे काम कर सकता है? तो हम लोगों ने कहा इससे अच्छा ठीक है भाई, हम लोग सर्विस से बाहर जाते हैं, अपना आम नागरिक की तरह जिएंगे, क्या जरूरत है अपनी जान पे खेल के इस तरह से रिकवरी करने की। तो मैंने दिखाया, मैंने रेजिग्नेशन के माध्यम से ये दिखाया, पब्लिक के बीच में लाया कि देखिए आज के आपके नेता चुने हुए किस तरह से काम करते हैं, ये देख लीजिए। आप ही लोग चुनते हैं नेता को, तो इसीलिए दोषी कौन हो रहा है ये देखने की बात है। ये घटना याद आते ही आज भी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेंगे, डर नहीं लगता। लेकिन परेशान होता परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरी तो अभी 10 साल भी नहीं हुई थी, ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फ़ोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर ली थी और कहा था जब मैं आऊँगा तो न्याय करूँगा। आज किया उन्होंने, मेरा परिवार उनके प्रति पूरा आभारी है। लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो, ये सरकार से मैं अनुरोध करूँगा। और मैं, मेरी टीम जो थी उस समय, उसके खिलाफ जो हो रहा है उसको देखिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है कोर्ट कचहरी दौड़ने। मैं आज तक, आप सोचिए, मेरे इतने पंगे थे, मेरे पास इस मुकदमे की वजह से आर्म्स लाइसेंस नहीं मैं बनवा सका। तो आपने देखा कैसे एक पुलिस अधिकारी बिलबिला रहा है। इस सेकुलरिज्म के शिकार राजनीतिक अपराधियों का किस तरह से शिकार होकर बिलबिला रहा है। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रिजलाल जी को देखिए और उनका बयान सुनिए। और इसका ड्राइवर है सलीम, जिसका भाई प्रिंस खान ये मारा जा चुका है। तो ये जब उत्तर प्रदेश की जेल में भी था, और खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो इसे खुली छूट थी। समाजवादी सरकार में जो विधानसभा में आता था तो इसी गाड़ी पर, और उसमें लगता था कोई वीवीआईपी आ रहा हो। मुख्तार अंसारी हमेशा अपने असलहे रखता था। जैसे जैसे मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश में आने की तारीख सामने आती जा रही है, नई नई बातें भी सामने आ रही हैं।
मुख्तार को जब मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया तो एक एम्बुलेंस को लेकर के तमाम सवाल उठे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी हैं, जिन्होंने मुख्तार के आपराधिक इतिहास को नज़दीक से न सिर्फ देखा बल्कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की खासतौर पर जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उस पर काम भी किया। उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस एम्बुलेंस के मायने क्या हैं। ब्रजलाल जी, ये बताइए, जो ये एम्बुलेंस जिसकी बात की जा रही है यूपी नंबर की मुख्तार के पास मोहाली में रही, उसका क्या लगता है, क्या सिग्निफिकेंस है? ये एम्बुलेंस तो है ही नहीं है, ये चलता फिरता मुख्तार का किला है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसकी बुलेट प्रूफिंग कराई गई थी चंडीगढ़ में। और इसका ड्राइवर है सलीम, जिसका भाई प्रिंस खान ये मारा जा चुका है। तो ये जब उत्तर प्रदेश की जेल में भी था और खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो इसे खुली छूट थी। आगरा जेल और आपका गाजीपुर जेल इसके आसियाने थे। तब भी ये जब आता था तो इसी गाड़ी में आता था, इसी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में। अच्छा, ये तब इतनी पुरानी गाड़ी है? हाँ, गाड़ी पुरानी है। तो ये जो है उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में आता था और इसके जो गैंग के लोग हैं, इसके गुर्गे हैं, वो आगे पीछे गाड़ियों से लेकर चलते थे। समाजवादी सरकार में जो विधानसभा में आता था तो इसी गाड़ी पर, और उसमें लगता था कोई वीवीआईपी आ रहा हो, मोटरसाइकिलों को काफिला, पीछे काफिला, और उसमें मुख्तार अंसारी उतरते थे। तो ये एम्बुलेंस में क्या क्या है आपकी जानकारी में? ऐसा मैंने कहा कि एम्बुलेंस तो है ही नहीं है, इसमें एम्बुलेंस का मतलब होता है मेडिकल इक्विपमेंट। इस गाड़ी में मुख्तार अंसारी हमेशा अपने असलहे रखता था, इसके अपने प्री असलहे, और ख़ासकर इसकी .357 मैग्नम रिवॉल्वर, .38 बेरेटा पिस्टल एंड .45 पिस्टल वेपन। और मुख्तार अंसारी की गाड़ी में सैटेलाइट फ़ोन भी होता था। तो ये टोटल जो इसको छूट मिली, तो ये जो है, और सबसे दुखद ये है कि उस समय सरकार थी, कोई चेक नहीं करता था। पंजाब में भी गाड़ी खड़ी है, पंजाब आतंकवाद के हिसाब से बहुत ही संवेदनशील है। नहीं, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने इस पूरी चीज़ को ढके रखा, छुपाए रखा, या उन्होंने नज़र फेर ली? बिल्कुल नज़र फेर ली उन्होंने। एक एम्बुलेंस जेल के सामने खड़ी रहती है। पंजाब में चूँकि बॉर्डर का ज़िला है तो हमेशा ही रहता है कि कोई आतंकवादी घटना हो जाए। कोई गाड़ी रोज़ खड़ी हो रही है, क्या मतलब है? इसमें चेकिंग हो, तो ये कुछ नहीं हुआ। और मुख्तार अंसारी अपने प्राइवेट किले में यहाँ आता है। सबसे बड़ी किसी को ज़रूरत होती है, कोई बीमार, भले वो कैदी हो, तो सरकार एम्बुलेंस की व्यवस्था करती है। पंजाब पुलिस को नहीं मालूम है कि वो एम्बुलेंस किसकी है, पंजाब सरकार को नहीं मालूम, हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं मालूम है। और मुख्तार अंसारी उसी तरह से, जैसे समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में छूट थी, उसी दबदबे के साथ एक नाटक करते हुए व्हील चेयर पर कि बहुत बीमार है, वो आता है, तो वो एम्बुलेंस। आपने देखा अभी ब्रजलाल जी को, और दोनों वीडियोस का मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये आज के कार्यक्रम का एक पहलू है। दूसरा पक्ष, एक सेकुलरिज्म से प्रभावित दुर्दांत अपराधियों, राजनीतिज्ञों का विवरण है। सर्वप्रथम आप एक इस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, साथियों, अग्रजों, सबको मेरा नमस्कार। आज जो हमारी तहजीब की धरती लखनऊ पे जो आज हुआ है, वो बहुत दुखद है, निंदनीय है और समझ से ऊपर है। निश्चित रूप से जो लोग आज भाजपा के विरोधी हैं, यानी कि वो कहाँ होंगे? भाजपा का सबसे बड़ा, जितनी भी वो डायलॉग करते हैं उनमें नेहरू जी से लेकर के इवन देन वो गांधी का नाम लेते हैं, पर नीतियों की जब चर्चा करते हैं तो नेहरू और गांधी की नीतियों के अगेंस्ट ही बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज अगर इस्लाम को मानने वालों को ये बताना चाहूंगा कि उनके हिसाब से मनुष्य के शरीर खत्म होता है, उसकी आत्मा कयामत के दिन तक और उसके बाद भी अनंत काल तक कायम रहती है। तो यानी कि नेहरू और गांधी जी की आत्मा कहीं तो होगी, उनका बॉडी तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर जगह होगी, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार किया गया है। यानी उनकी आत्मा जहां पे भी होगी, निश्चित रूप से आज पूरे देश भर में जिस तरीके का ये कोहराम हुआ है, उनको बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी, इस बात पे कोई संदेह नहीं। ये व्यक्ति
जिसका भी आपने वीडियो देखा, इसका नाम चंद्रशेखर पांडे है। इसके अनुसार यह समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रवक्ता है। आप इसके अंदाज, लोच, लचक, किस तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, आप समझ सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं, मैं एक वीडियो छोटा सा इसी व्यक्ति का फिर दिखाना चाहता हूं, फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा। जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचिएगा, संक्षेप में, क्या काम लगाओ अभियान चरम पर है? बस शॉर्टकट में बस अपनी एक, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे रूप में, बस 1 मिनट लगेगा, मैं क्लियर कर दूं। चाहे मुख्तार अंसारी साहब की बात हो या अतीक अहमद साहब की बात हो, ये जो विवाद में घसीटा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, हर बच्चे को पता है कि अगर यह विवाद जो मीडिया में दिख रहा है, ये मान लीजिए नहीं भी होता तो भी क्या हम मुख्तार अंसारी जी के भाई को, अतीक अहमद जी को टिकट ना देते? बिल्कुल देते ही देते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ये लोग सैद्धांतिक रूप से जुड़े हैं। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी साहब, चाहे हो सकता है उनको 100 मुकदमे नहीं थे, वो सजायाफ्ता आप कह सकते हैं, कुछ भी जो मर्जी हो कहे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कम से कम 8 से 10 जिलों का मुस्लिम उन्हें भगवान जैसा मानता है, हम उनको शून्य नहीं कर सकते हैं। आप समझिए कोई विवाद नहीं है, विवाद बड़ा कुछ नहीं है। मैसेज एकदम क्लियर है कि मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस पे हैं, पार्टी थोड़ा सा जीत की ओर है। हमारा अध्यक्ष, हमारे जो अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी हैं, वो उस योद्धा जैसे हैं जो युद्ध में चंद्रशेखर जी, अगर इस देश में 10 ये सारा विवाद सिर्फ टीवी पे दिखता है। अमिताभ जी, विवाद टीवी पर दिखता है। हिलाल नकवी साहब, लास्ट कमेंट। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ये पूरा हमारे एक लाइन में क्या रायता बिखरा पड़ा है? आपसी सामंजस्य से हो रहा है, ना कि किसी एक आदमी के बात हो रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई रायता नहीं है, बिल्कुल पार्टी एक है, क्लियर है। और हिलाल साहब सच ये है बॉस कि पूरा मुस्लिम आज वापस संजय शर्मा, लास्ट में सब हमारे साथ आ चुके हैं। आज पूरा मुस्लिम सपा के लिए पागल है, पीछे हमारे खड़ा है मजबूती के। देवियों एवं सज्जनों, आपने ये वीडियो भी देखा, अब आप अंदाज लगाइए इस साथी सेकुलर चंद्रशेखर पांडे का। आप यकीन मानिए, या तो ये आसमानी किताब पढ़कर जिहादी बनकर बम फटने को तैयार हो चुका है, और नहीं तो बहुत शीघ्र ही तैयार होने वाला है। ऐसा करके इसको भी लगता है ऐसा कि ये 72 हुरों के साथ शहद की नदियों, दूध की नदियों में जाके जन्नत में अपनी अय्याशी करेगा। सॉरी, क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा सा इसके फ्लो में बहक गया था। मैं फिर दोबारा अपने, क्योंकि इसका अंदाज ऐसा था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा फ्लो आ गया था। तो दोस्तों, आपने देखा, यह चंद्रशेखर पांडे जो एक शातिर अपराधी है, उसके बयानों से, उसके एक्शन से आपको पता चल गया होगा, यह सेकुलरिज्म के नाम पर देश और समाज को धोखा देते हुए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधियों को भगवान कहने से भी नहीं चूक रहा है। इस्लाम पर इसका विश्वास देखिए, कहने को तो यह सनातन धर्मी है। बहरहाल, हमें इसके कर्मों से कुछ नहीं लेना देना। हम अपनी बात, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पर थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा। यही वो अपराधी है जिससे पीड़ित मैं स्वयं भी हूं। इसका एक सरपरस्त लखनऊ में बनवारी लाल कंछल है, उसका बेटा अमित कंछल है, जिसके ऊपर सैकड़ों आपराधिक मुकदमे हैं। किंतु ये अपराधी सेकुलरिज्म का शिकार हैं। स्वार्थ की पट्टी इनके
आंखों पर पड़ी हुई, इनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। इस वजह से ये गरीबों का धन लूट कर और इस तरह के एक्शनरी बातों को कह रहे हैं। दोस्तों, आपको एक चीज यहां पर विचार करना पड़ेगा। जिस तरह से शैलेंद्र सिंह इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा का व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, बिलबिलाते हुए अपना जीवन बर्बाद कर देता है, तो आप समझिए, अगर यह बात सत्य है, जैसा कि बृजलाल जी ने भी अभी आपको उनका भी बयान सुना, अगर यह सच है तो इसके पीछे के जो अपराधी हैं, क्या उनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? मेरे ख्याल से उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में ये अजगर रूपी जो सेकुलर्स हैं, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, मैं बार बार ये कहता रहा हूं, मुलायम सिंह यादव, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इसके अतिरिक्त भी और बहुत लोग, किंतु उनसे भी ज्यादा खतरनाक जो सेकुलर के वर्तमान सपोले ये पैदा हुए हैं, चंद्रशेखर पांडे, अमित कंछल, उनके सरपरस्त बनवारी लाल कंछल, ये कब अजगर बन जाएंगे, कब ये विकास दुबे की जैसा जघन्य कांड करके सैकड़ों लोगों को सुला देंगे, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। बहरहाल, मेरा कार्यक्रम इससे संबंधित नहीं था। मेरा कार्यक्रम है एक ऐसे सेकुलर के गिरोह से पर्दा उठाना जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लाखों, 1 लाख 2 लाख नहीं, कई लाख भी हो सकते हैं, पिछले 10-12 सालों से लाखों लोगों की हत्या की है और अरबों रुपए की लूट की है, उसके चेहरे से नकाब उठाना है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मेरा पत्रकारिता शौक नहीं है। हो सकता है हमारे प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि हो, मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूंगा, किंतु मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू होती है। तकनीकी व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं अपने पिछले 5 एपिसोड में बहुत सारी बातें नहीं रख पाया। मैं उनको सबूतों सहित, जैसा कि मैंने वादा किया है, हमारे पास 250 से 300 पन्नों का पूरा सबूत, अकाट्य साक्ष्य है, उस पर मैं उस पर से धीरे धीरे पर्दा उठाऊंगा। तब तक एक और अच्छी बात इस कार्यक्रम में करना चाहूंगा। एक और, अभी तक आपने जो देखा वो उससे आपको तकलीफ हुई होगी, मगर मैं एक अच्छी बात भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस देश में 3 वैद्य ऐसे हो गए हैं, पैदा कर लिए हैं इस हिंदुस्तान ने, मोदी, अमित शाह और योगी। ये बहुत तेजी से इस सेकुलर जैसी महामारी का इलाज करने में जुटे हुए हैं। हो सकता है जमीनी स्तर तक वो वैक्सीन आने में देर लगे, किंतु इन सेकुलर्स का इलाज तो तय है। इन वैद्यों से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया थोड़ा सा तीव्र करें, क्योंकि ये सपोले बहुत तेजी से अजगर का रूप पकड़ रहे हैं। आप 4 ऐसे मरीज ठीक करेंगे, ये 400 मरीज और पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो हमें बहुत तेजी से इस पर काम करने की जरूरत है। जैसा कि मैं खुद भी पीड़ित हूं, इन सेकुलर्स का पूरा सनातन धर्म पीड़ित है। मेरा आपसे निवेदन है कि शीघ्र अपनी कार्रवाई करें। और कार्यक्रम का अंत मैं एक छोटे से नारे से करना चाहूंगा। सब सुधरेंगे 3 सुधारे, नेता, कर, कानून हमारे। ये तीनों अगर सुधर जाएं तो मुझे लगता है न सेकुलर रहेंगे, न उनका नामो निशान रहेगा, न ही
आम जनता निरीह आदमी के पास कोई समस्या रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड में मिलने के लिए मैं फिर आपसे विदा चाहता हूं। अगले एपिसोड में मैं सारे सबूतों को धीरे धीरे तकनीकी व्यवस्था करते हुए फिर रखूंगा। तब तक के लिए अपने मित्र भूपनाथ शुक्ल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।